जी जरूर पिछड़े हैं। 8 लाख से नीचे है तो पिछड़े तो है ही सालाना 8 लाख। सर ये भाई ने कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार, आप इनसे इनका पूरा नाम पूछेंगे थोड़ा? अरे नाम से नहीं है, उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं, दिया है। आप नहीं आप पूछिए। एक्चुअली सर बात ये है ना, ये सही है, अपने जगह पे सही है, क्योंकि सर ये फॉरवर्ड है। दिक्कत हमको समझना है, हमको एससी को और बैकवर्ड को समझना है ये बात। अब बताइए 10% उठा के दे दिए ये सीधा। ओबीसी को आरक्षण दिया था तो भाजपा की सरकार ने ही दिया था। ये लोग भाजपा की सरकार नहीं थी, वो संविधान ने दिया था। गठबंधन की सरकार थी जिसमें मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव थे। 27% आरक्षण मंडल आयोग से मिला भैया, ये उस समय जब 1991 में संविधान गठन हुआ था, आरक्षण का उसमें उसी समय अधिकार दिया गया था। और भाई साहब बता रहे आरक्षण की बात, 3000 सालों तक कोई आरक्षण की नहीं लड़ा था, केवल एक जात विशेष के लोग पढ़ रहे थे उस समय। आज जो है आरक्षण की बात आ रही है तो आज सबको एक बयान आया है, मंच से बयान आया है कि हम सरकार 2024 में बनती है तो SC ST OBC का गैर संवैधानिक आरक्षण को हम खत्म करेंगे, और जो 10% आरक्षण जो सुदामा कोटा जिसको नाम दिया गया है, ये क्या संवैधानिक है? तो गैर संवैधानिक हर चीजें खत्म होनी चाहिए जो संविधान के तौर पे है ही नहीं, जो गैर संवैधानिक है उसको खत्म करना है। OBC का जब संविधान का निर्माण हुआ तभी ये आरक्षण सुनिश्चित कर दिया गया था। 10% जो आरक्षण आया ये अभी आया। क्या लगता है कि क्या ये 10% संवैधानिक है और बाकी गैर संवैधानिक है? ये सही है बात ना? संवैधानिक तो जो संविधान में है वो सभी है। 10% आरक्षण एकदम गैर असंवैधानिक है, इसलिए कि EWS कोटा जो लगा हुआ है इसमें लिखा रहता है कि जनरल मीन्स होता क्या है? जनरल मीन्स सारी जातियों के लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ दिया जा रहा है ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 21। हम हैं आपके साथ प्रेम कुशवाहा। हम हैं पूर्वांचल की सबसे ज्यादा चर्चित सीट जौनपुर में। जौनपुर में बात करेंगे पब्लिक से और पब्लिक ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। क्या नाम है? जी मेरा नाम शशांक है। वो फिर एक बार मोदी सरकार को लाएगा। क्या मतलब काम गिना? हाँ काम बहुत सारे हैं। अंकल ने कहा था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, बहुत देर बाद दिया भी तो भाजपा सरकार ने दिया। नेशनल फ्रंट की सरकार थी 1991 में, बीपी मंडल कमीशन उस समय बना और विश्वनाथ सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। भाजपा की नहीं थी भाई, वो गठबंधन की सरकार बनी थी। वो गठबंधन सरकार आज इंडी गठबंधन बन जाए तो उसको हम गठबंधन की सरकार नहीं बोलेंगे। इंडी गठबंधन नहीं भाई साहब, इंडिया गठबंधन बोला नहीं, इंडी बोला जाएगा। ऐसे अलायंस होगा। इंडी गठबंधन अगर हम लोग बोल रहे हैं उसको, तो ये भी गठबंधन की सरकार होगी, तो जो ये कार्य करेगी हम कांग्रेस की कह सकते हैं। उसी प्रकार वो उस समय उनकी सीटें ज्यादा थी तो वो भाजपा की ही सरकार, क्योंकि भाजपा ने बाद में वर्तमान में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय हमारा जरूर होना अंतिम लक्ष्य है। जातिगत जनगणना कैसे दिखते हैं इस बयान? जातिगत जनगणना जरूर होना चाहिए, क्योंकि उससे जो नियम है, वो जो हम पॉलिसीज बनाएंगे, जो नीतियां बनाएंगे, उसको क्रियान्वित करने में हम सफल होंगे। और जो ओबीसी हैं, जो एक जाति में ओबीसी का आरक्षण एक जातियों में सिमट कर रह गया है, वो सभी जातियों में सब उसका लाभ लेंगे, तो जरूर होना चाहिए। मंडल आयोग की जब बात आप कर रहे हैं, तो मंडल आयोग जब आया तो 27% जो आरक्षण था, तो 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उस आंकड़े से मंडल आयोग आया। हाँ तो एग्जिट कोई जानकारी नहीं, मतलब रिपोर्ट नहीं थी। तो जातिगत जनगणना मैं कहाँ उसका विरोध कर रहा हूँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और भाजपा के लोगों ने भी कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कहाँ कहा है? वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो जातीय तनाव आएगा। नहीं, क्लिप है हमारे पास में। नहीं, जातिगत गणना होनी चाहिए। अगर भाजपा कह रही है कि नहीं होनी चाहिए तो गलत कह रही है। और अमित शाह जी का एक बयान आया है, मंच से बयान आया है कि हम सरकार 2024 में बनती है तो SC ST OBC का गैर संवैधानिक आरक्षण को हम खत्म करेंगे, और जो 10% आरक्षण जो सुदामा कोटा जिसको नाम दिया गया है, ये क्या संवैधानिक है? तो गैर संवैधानिक हर चीजें खत्म होनी चाहिए जो संविधान के तौर पे है ही नहीं, जो गैर संवैधानिक है उसको खत्म करना है। OBC का जब संविधान का निर्माण हुआ तभी ये आरक्षण सुनिश्चित कर दिया गया था। 10% जो आरक्षण आया ये अभी आया। क्या लगता है कि क्या ये 10% संवैधानिक है और बाकी गैर संवैधानिक है? ये सही है बात ना? संवैधानिक तो जो संविधान में है वो सभी है। 10% आरक्षण एकदम गैर असंवैधानिक है, इसलिए कि EWS कोटा जो लगा हुआ है इसमें लिखा रहता है कि जनरल मीन्स होता क्या है? जनरल मीन्स सारी जातियों के लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ दिया जा रहा है ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। जनरल मीन्स क्या होता है? उसी तरह से, उसी गंदी मानसिकता से आज नियुक्तियां भी हो रही हैं। जनरल 50% नियुक्तियां फॉरवर्डों की हो रही हैं, SC ST OBC को 49, 49.5, 50% जो भी है उसमें बांध दिया गया है, कोटा में कोटा लगा दिया गया है। लेकिन
अपना जो 10% का आरक्षण यानी 100%, 10% की आबादी 100% आरक्षण जो लिया है उसमें 50% अपना अकेले ले रहे हैं। ये एकदम गैर संवैधानिक है। ओबीसी को 54% जब आबादी थी तब 27% उसका आधा आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। 10% सवर्ण की आबादी है तो 10% आरक्षण है। पिछड़े जो लोग पिछड़े हैं उनको दिया गया, सभी सवर्णों को नहीं दिया गया है। ईडब्ल्यूएस मतलब जो पिछड़े हैं उसमें एक जो आर्थिक कोटा है 8 लाख जिनकी पिछड़े लोगों को दिया गया। समझिए, अब बात पूरा सवाल सुन लीजिए। 8 लाख जिनकी आय है सालाना, वो उसके क्राइटेरिया में आते हैं। क्या लगता है वो पिछड़े हैं? हाँ जी, जरूर पिछड़े हैं। 8 लाख से नीचे है तो पिछड़े तो है ही सर। सालाना 8 लाख। सर ये भाई ने कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार, आप इनसे इनका पूरा नाम पूछेंगे थोड़ा? अरे नाम से नहीं है, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है। आप नहीं, आप पूछिए। एक्चुअली सर बात ये है ना, ये सही है, अपने जगह पे सही है, क्योंकि सर ये फॉरवर्ड है। दिक्कत हमको समझना है, हमको एससी को और बैकवर्ड को समझना है ये बात। अब बताइए 10% उठा के दे दिए ये सीधा। ओबीसी को आरक्षण दिया था तो भाजपा की सरकार ने ही दिया था। ये लोग भाजपा की सरकार नहीं थी, वो संविधान ने दिया। गठबंधन की सरकार थी जिसमें मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव थे। 27% आरक्षण मंडल आयोग से मिला भैया। ये उस समय जब 1991 में संविधान गठन हुआ था आरक्षण का, उसमें उसी समय अधिकार दिया गया था। और भाई साहब बता रहे आरक्षण की बात, 3000 सालों तक कोई आरक्षण की नहीं लड़ा था, केवल एक जात विशेष के लोग पढ़ रहे थे उस समय। आज जो है आरक्षण की बात आ रही है तो आज सबको दर्द हो रहा है, तब क्योंकि सभी निम्न वर्ग से बच्चे पढ़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो दर्द सबको हो रहा है। क्योंकि 3000 सालों तक अगर एक ही जात का विशेष शिक्षा का अधिकार था, किसी को मटके पानी को हाथ नहीं लगाने दिया गया। ऐसे दिन देखकर माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने संविधान की भारत की नींव रखी और उसी भारत के संविधान के ऊपर हम तो संविधानवादी लोग हैं, क्योंकि संविधान से ही देश चलेगा और संविधान से ही सारे यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा। और आरक्षण की जब बात हो रही है, आरक्षण की जब बात हो रही है तो मोहन भागवत जी का एक बयान आता है कि अब जो भी सरकार आए आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए। जी, लंबे टाइम से शिक्षा में और व्यापार में सब 3000 साल की जो आपने बात कही है, अपने संघ में समीक्षा क्यों नहीं करते हैं? 3000 साल से जो आरक्षण आपने कहा है कि 3000 साल से जो आरक्षण था उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, अब दिक्कत हो रही है। तो क्या लगता है कि जिस कारण से आरक्षण लेके आए थे कि वो समस्या खत्म हो गई है क्या? अब इसको जातिवाद कहते हैं, जो आपने कहा है कि अगर घड़ा छू लेते हैं तो उसको मार दिया जाता। इंद्र मेघवाल का मामला है। बिल्कुल यही जो है पुरानी परिस्थितियों से, क्योंकि अभी तो हमारा जन्म जो है लगभग आज 20-21 साल पहले हुआ। ये पुराने लोग घर वाले बताते आए हैं कि ऐसी प्रथा चली आई। बाकी अब तो पढ़ने लिखने शिक्षित हुए तो ये पता चला हाँ ऐसे ऐसे हुआ था पिछले बैकग्राउंड से। और ये जो बात कर रहे हैं मोहन भागवत, ये जातिगत ये आरक्षण जो है इनको इसी समय जो है दर्द हो रहा है, क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस जब से लागू किया, ये किसके कोटे से गया है? आखिर ओबीसी की तो आबादी बढ़ रही है, SC ST को बिना बढ़े तो आबादी 145 करोड़ तो हुई नहीं है, बढ़ी तभी हुई। उस हिसाब से तो भाई आरक्षण सबको जाना चाहिए। जौनपुर में एक बड़ी समस्या है जाम। जी, कैसे देखते हैं? जाम देखिए जौनपुर की लगभग हम तो ये देख रहे हैं हमारे हिसाब से, जब से हम जौनपुर आ जा रहे हैं सिटी में तब से जाम की समस्या है। एक ब्रिज ये सिटी रेलवे स्टेशन के पास बन रहा था, ये ब्रिज हमारे हिसाब से लगभग 8 साल में बनकर तैयार हुआ और ये उसके बीच में गिरा भी था, तो इसके पीछे जान लीजिए बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ है। फिर आप जाम की समस्या की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए अभी एक पुल बहुत जल्द ही बना था, बड़ा वाला पुल, ये भी जर्जर हो गया इस समय। बहुत सख्त जरूरत है इसमें यहाँ पुल बनाने की। शहर के अंदर रिंग रोड की बहुत बड़ी मांग है। माननीय ये परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे, रिंग रोड का तो शिलान्यास 1000 करोड़ रुपए परियोजना शिलान्यास करके गए हैं, लेकिन अभी इसमें परियोजना कोई दिख नहीं रही है। बात करेंगे ये लोग कि ये भाजपा सरकार की है, मुझे बखूबी याद है कि ये जब सपा सरकार 2012 में आई थी तो यहाँ से ये आजमगढ़ से 4 लाइन सड़क दी थी, आजमगढ़ से जौनपुर, जौनपुर से इलाहाबाद और फिर जौनपुर से ये जौनपुर में एक मेडिकल है जिसको 12 साल लगभग शिलान्यास हुआ है और किसी ने बताया है कि 2 बार उसका फीता कट गया है और आज भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको बखूबी याद होगा कि मेडिकल कॉलेज की कौन सी सरकार में मिला था, माननीय अखिलेश यादव ने मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे शिलान्यास किया। इनकी सरकार आज तक जो है उसको पूरा नहीं कर पाई है। मेडिकल कॉलेज इसमें खंडहर में तब्दील है, वहाँ पे न मशीनें हैं, न वहाँ पे दवा है, न वहाँ पे डॉक्टर बैठ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है एक चिकित्सा के दृष्टि। रोड से मैं निकला तो मतलब देखा तो वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। जी, कंस्ट्रक्शन का काम आज सोच लीजिए कि मेडिकल कॉलेज का समय है इसलिए वो लगा है, वो चुनाव का समय है इसलिए लगा है, वो लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, बस वही हाल है। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। अभी यही जान लीजिए, युवा हैं आप, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक की एक बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप? बहुत बड़ी समस्या है। जैसे अब हर एक
हर एक स्थान पे बैठे तो उन्हीं के लोग हैं। आप सोच सकते हैं उन्हीं के लोग बैठे हैं। जो अभी यूपी पुलिस में कोई सिंह था, गुजरात का था, वो पकड़ा गया अभी, आप शायद वो फिर छूट भी गया है। अब आप देख सकते हैं उन्हीं के लोग बैठे हैं ना केवल, मतलब जितने भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता हो, उनसे अगर आप शिक्षा पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, तो वो केवल हिंदी मुस्लिम दिखाएंगे। ये दिखाएंगे राम मंदिर बन गया। अगर राम मंदिर बनने से शिक्षा बेरोजगार अगर खत्म हो जाए, हम लोग भी वोट दे दें। अगर हम जैसे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, अगर हम इसको अगरबत्ती लेके ऐसे घुमा तो गाड़ी थोड़ी चलने लगेगी। जब तक हम उसमें चाबी लगाएंगे नहीं, जब तक गाड़ी चलाएंगे, तब तक गाड़ी चलेगी नहीं। सेम ये कंडीशन है। इसी हिसाब से जब तक हम शिक्षा नहीं पाएंगे, तब तक हम रोजगार नहीं पाएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है शिक्षा, क्योंकि देश का युवा जब तक पढ़ेगा नहीं, तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। आप फॉरेनर कंट्री में देखिए, शिक्षा पे 0 GST लगा दिए, यहाँ पे GST 18% थोप दिए हैं। तो कहाँ जाएंगे? जो पेन हम लोग 3 रुपए लेते, इस समय वो पेन 6 रुपए की हो गई। 5 रुपए का अब तो बंदी हो गया, 20 रुपए में आने लगा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हम लोग जो फीस भर रहे थे 5,000, इस समय उसकी फीस भर रहे 22,000। स्कॉलरशिप आ रहा है आधे लोगों का, तो आधे लोगों का गायब हो जा रहा है, स्कॉलरशिप ही नहीं आ रहा। बेचारे फोन कर करके परेशान हो गए हैं, लेकिन सरकार बोले जाएगा जाएगा, स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है। सर, हम कुछ टाइम पहले मंडल आयोग की बात कर रहे हैं, तो जब मंडल आयोग आया तो पिछड़े वर्ग के युवा उनको नौकरियों में 27% आरक्षण और शिक्षा में आरक्षण की बात थी उसमें, और पिछड़े वर्ग के युवा बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए चले गए थे। कैसे कहेंगे आप, जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं? नहीं, गलत किए थे वो। किसी का मतलब कोई अगर इमारत बनी है पहले से, तो उसको आप ढा नहीं सकते हैं ना। और वैसे भी हम तो मतलब नास्तिक हैं, पहली बात तो आपको ये बता दे। ना तो हम हिंदू की मतलब मस्जिद की बात करते हैं, ना तो मंदिर की बात करते हैं। हम तो बाबा साहब की बात करते हैं बस। उन्होंने जितनी बात कही वो सब सच बात करके गई है। जौनपुर में चुनावी सरगर्मी जोर पे है, मतलब कौन से प्रत्याशी की मतलब हवा जिसको कहते हैं भारी, का पल्ला भारी होगा? यहाँ से तो हमें सपा सरकार दिख रही है। क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं वो? एक्चुअली मुद्दा तो ये चुनाव कोशिश बहुत हुई है कि हिंदू मुस्लिम और बाकी नफरत की राजनीति पे हो, पर देश का केंद्रीय मुद्दा बन गया है जातिगत जनगणना। देखिए, जातिगत जनगणना तो बहुत जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना ही एक ऐसा आधार है कि सबको हक और सम्मान मिल सकता है। तो इसलिए जातिगत जनगणना तो बहुत जरूरी है। और रही बात, आप बात कर रहे हैं कि सरकार किस हिसाब से लाएंगे, तो सरकार लाएंगे जो हमारे हक और शिक्षा और हमारे बेरोजगारी और ये जो किसानों के लिए, एक में अभी आप देख रहे हैं किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे, MSP नहीं लागू की सरकार, 1,000 किसान जान गंवा चुके। 300 किसान तो अभी दूसरी वाले में गए भैया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो पहली वाली मीटिंग बैठे थे, तो जो एक किसान 1,000 किसान जो है जान गंवा। अब हम एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, हमें पता है किसान उधर, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी आते हैं। तो हम लोग अभी जाते हैं, अभी गेहूं की मड़ाई के समय चल रहा था। गेहूं की मड़ाई करने में जो एनर्जी खत्म होती है, जो मेहनत लगती है, वो हम ही लोगों को पता है। अब कोई एसी में बैठ के कोई नेता बोल दे कि अरे किसानों की आवाज ये कर देंगे, MSP लागू कर, ये तो नामुमकिन सा मुद्दा है। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे जौनपुर की पब्लिक और उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।